जी अस्सलाम वालेकुम। अ, आज की इस वीडियो में हम मैटलैब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। तो एफपीएससी के पेपर में जो पोर्शन मैटलैब से रेलिवेंट है, किसी भी कंप्यूटिंग मेथड के थ्रू, किसी भी कंप्यूटिंग टूल को यूज़ करते हुए हमने जो करना है, तो मैं उसमें मैटलैब करने जा रहा हूँ। ये हम कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं करेंगे, एक सरसरी सा एक जायज़ा होगा जिसमें हम इसकी कुछ कमांड्स को देखेंगे, मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनको ज़रा देख लेंगे। यानी वो चीज़ें जो आमतौर पर हम क्लास में मैनुअली कर रहे होते हैं, वो तमाम मैटलैब पर भी की जा सकती हैं। तो ये उसका एक छोटा सा ओवरव्यू है। मैं बिल्कुल ये क्लेम नहीं कर रहा कि हम फुल इन डेप्थ में मैटलैब को सीख रहे हैं। मुझे लगता है जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी कमांड्स को सीखना ज़रूरी है, मेरा फोकस अभी वहीं तक रहेगा। इसके लिए मैं जो बुक फॉलो करूंगा वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैटलैब की बुक है, एमोस गिलार्ड ये इसका राइटर है। जॉन वाइले एंड सन्स ने ये पब्लिश कर रखी है, और मेरे पास इसका फोर्थ एडिशन है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। फोर्थ, फिफ्थ भी है, सिक्स्थ भी है, लेकिन इनमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके। तो जब आप मैटलैब ओपन करते हैं, दो ऑप्शन हैं आपके पास मैटलैब को यूज़ करने के। या तो आप इसका ऑफलाइन सेटअप रख लें, या दूसरा ये है कि आप इसका अकाउंट बना लें ऑनलाइन ही, जो कि मैंने लास्ट टाइम ग्रुप में आपको गाइड भी किया था कि ऑनलाइन अपना ग्रुप बना लें। तो वो आपने, आई थिंक, उसका अकाउंट बना लिया होगा। ये सारा काम आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा ज़्यादातर दो चीज़ों से लिंक रहेगा, एक ये एडिटर आप देख रहे हैं, और दूसरा नीचे आप कमांड विंडो देख रहे हैं। हम कोई भी कोड एडिटर में लिख लिख सकते हैं, फिर इसको रन कर सकते हैं, इसको सेव करना होगा। बेसिकली यहाँ हम बात करेंगे स्क्रिप्ट फाइल की। यहाँ जब हम न्यू में जाएंगे, तो यहाँ से एक, यहाँ से स्क्रिप्ट फाइल, यहाँ से ये स्क्रिप्ट आ गया। ओके। तो जब आप स्क्रिप्ट फाइल में जाएंगे, तो यहाँ एक न्यू कोई स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपना कोड रख सकते हैं, अपना कोड लिख सकते हैं, और फिर उसको सेव कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपने उसका कोड बनाकर बाद में उसको यूज भी करना होता, सॉरी, तो उसके लिए स्क्रिप्ट फाइल बेहतर होती है। तो यहाँ स्क्रिप्ट फाइल में ही मैं लिखूंगा, जब फिर इसकी ज़रूरत होगी तो हम कमांड विंडो में भी इसको दोबारा इसको रिकॉल करने के लिए। ओके। तो मैं कमांड विंडो में भी चलें, एडिटर और कमांड विंडो साथ साथ हम चलाएंगे, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी हम ये सीखेंगे कि एज अ कैलकुलेटर ये कैसे यूज किया जा सकता है मैटलैब। फॉर एग्जाम्पल आपने दो नंबर ऐड करने हैं, फॉर एग्जाम्पल 2+5। तो यहाँ पर हम जैसे ही 2+5 लिखेंगे और फिर मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ आप देखिए इक्वल लिखा आ रहा है, आंसर इज इक्वल टू 7, और उससे अगली लाइन पर इसका मतलब यह है कि हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है। 2+5 और उसका आंसर मिल गया 7। ओके। अगर मैं यहां पर लिखूं आंसर +3, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो प्रीवियस आंसर आ चुका है, अब ये डिफाइंड किया जा चुका है कि आंसर की वैल्यू है 7। तो जैसे ही मैं आंसर आंसर +3 करूंगा, तो हमें एक नया आंसर मिलेगा। ये भी आंसर है, ANS। इसका मतलब ये और ये दो डिफरेंट आंसर्स हैं। और जब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फिर करता हूँ आंसर +4, तो इसका मतलब ये है कि आप क्या समझते हैं कि ये वाला आंसर यूज किया जाएगा या फिर ये वाला। तो ये जो लेटेस्ट ANS आया है, इसको यूज करेगा, यानी इसका आंसर आएगा 14। ओके। यहाँ पर वो एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट, तो एक मिनट, सॉरी, वहाँ कुछ मिस्टेक हुई थी हमसे। तो यहाँ आंसर क्या आ गया, 14, यानी प्रीवियस आंसर जो फाइंडेड है, और उसमें 4 ऐड करके ये 14 बन गया। अच्छा, ये तो था एडिशन के लिए। अगर हम सब्ट्रैक्शन करना चाहें, तो 2-5, ये आपके कीबोर्ड के ऊपर एक सिंबल होता है, उसको यूज किया जा सकता है। अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो, फॉर एग्जांपल हम 3 और 6 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो कंट्रोल और 8 मेरे पास है, स्टार जो बना है 3 × 6, तो दोबारा हम प्रेस करेंगे एंटर को, तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा 18। अगर हमें दो नंबर को डिवाइड करना हो, अच्छा, मैं ऐसा है कि ये जो सारी स्क्रीन है इसको क्लियर करना चाहता हूँ, तो मैं CLC की कमांड यूज करूंगा, मतलब स्क्रीन पर पहले से सारा लिखा हुआ साफ हो जाएगा। अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल 4/2 करना चाहूँ, तो ये वाली आप, ब्रैक यूज करेंगे सिंबल, तो हमें आंसर मिल जाएगा 2।
इसको बोलते हैं राइट डिवीजन। अगर मैं एक और डिवीजन यूज करूं, 4/2, तो ये लेफ्ट डिवीजन है। ओके, ये वाला जो सिंबल है, ये लेफ्ट डिवीजन के लिए, ये राइट डिवीजन के लिए, यानी ये वो सिंपल डिवीजन है जो हम जानते हैं। ये 4/2 का एक्चुअली मतलब ये है कि ये 2/4 है। ओके, मैं यहां पर अगर इसके साथ ये परसेंटेज का सिंबल लगा दूंगा तो ये इसको रीड नहीं करेगा। दिस मीन्स वी आर डिवाइडिंग 2/4, नॉट 4/2। ओके, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, देखिए मैंने एंटर प्रेस किया तो इसका कोई आंसर नहीं आया। जब हम स्टार्ट में ये परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं तो इसका मतलब ये साइलेंट रह जाता है। तो अगर मैं 2 लेफ्ट डिवीजन बाय 4 करूंगा तो इसका आंसर, एक मिनट, सॉरी, 2/4 कर बैठा था ना। अगर हम ये 4 लेफ्ट डिवीजन बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर 0.5 आएगा। ऊपर जो मैंने 2 लेफ्ट डिवाइड बाय 4 कर रखा है, इसका मतलब है 4/2 विच इज 2। और ये 4 लेफ्ट डिवाइड बाय 2 मीन 2/4 विच इज 0.5। अच्छा, यहाँ एक और चीज देखें, जो आंसर लिखे जा रहे हैं वो 4 डिजिट्स तक लिखे जा रहे हैं। तो वैसे ये 0.5 भी लिखा जा सकता था, उसके साथ 3 जीरो लगाने की क्या जरूरत थी, ये आगे चल के हम देखेंगे। अच्छा, अगर हमें पावर मालूम करनी हो, फॉर एग्जाम्पल 3 पावर 6 फाइंड करनी है, तो हम ये वाला यानी एक्सपोनेंट का सिंबल यूज करेंगे, तो इससे हमें आंसर मिल जाएगा। ओके। अच्छा, अब ऐसा है कि डिस्प्ले फॉर्मेट्स जो भी मैं बात कर रहा था कि ये किस तरह से किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं इसको CLC करता हूँ, यानी पिछले वाला सारा क्लियर हुआ। एक नंबर है 270 और मैं उसको डिवाइड करता हूँ 7 पर, तो आपके पास आंसर में आ रहा है 41.4286। लेकिन अगर यही हम देखें, इसको कैलकुलेटर पर आप कैलकुलेट करें तो इसका आंसर होगा 41.42871428 एंड सो ऑन। तो ये बहुत बड़ा नंबर, यानी आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा ना, अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं खत्म तो होगा, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, रेपिटेशन आने लग जाएगी, या खत्म हो जाएगा डेसिमल पार्ट, या वो रीअक्कर होने लग जाएगा। तो ये रिकरिंग है। ओके। अच्छा, अभी इसके डेसिमल पार्ट में आप देखें तो 4 डिजिट तक आंसर आया है। ये जो फॉर्मेट है आंसर का, ये फॉर्मेट शॉर्ट कहलाता है। ओके, कौन सा है फॉर्मेट? शॉर्ट है। ओके। अच्छा, इसके अलावा एक और फॉर्मेट है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेट लॉन्ग। तो मैं अगर यहाँ पहले लिख दूं फॉर्मेट लॉन्ग, और फिर मैं कैलकुलेशन करूं यही 290 डिवाइडेड बाय 7, तो आप देखेंगे कि अब जो आंसर है, यानी पहले सिंपल फॉर्मेट शॉर्ट, ये बाय डिफॉल्ट है। अगर आप यूज ना भी करें, अगर आप ये फॉर्मेट शॉर्ट ना भी लिखें, तो जो वो कैलकुलेशन करेगा वो शॉर्ट फॉर्मेट में ही करेगा। लेकिन अगर आप अपने डेसिमल पार्ट के आंसर्स 4 डिजिट से बढ़ाना चाहते हैं और 15 डिजिट तक ले जाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके साथ फॉर्मेट लॉन्ग कमांड पहले यूज कर देंगे, तो आपका जो आंसर है वो 15 डेसिमल प्लेसेस तक चला जाएगा। अच्छा, एक चीज और, ये जो ऊपर हमने फॉर्मेट शॉर्ट यूज किया है, ये सिर्फ उन नंबर्स के लिए है। फॉर्मेट शॉर्ट सिर्फ उन नंबर्स के लिए है जो 0.001 से 1000 के दरमियान है। ओके, क्या कहा मैंने? ऐसे नंबर्स जो 0.001 से 1000 के दरमियान है, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। मसलन मैं एक नंबर लेता हूँ, 30,000 डिवाइडेड बाय 4। हाँ, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 30,000 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखें, ये अभी हम जो आंसर बना रहे हैं वो किस फॉर्म में बना रहे हैं? लॉन्ग, फॉर्मेट लॉन्ग में हम चल रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आंसर है वो ई के साथ आ गए। तो ये जो ई है, ये एक नई फॉर्म है जिसे हम फॉर्मेट शॉर्ट ई और फॉर्मेट लॉन्ग ई बोलते हैं। मैं इसको क्लियर करता हूँ और दोबारा देखते हैं। अब हम कमांड यूज करने जा रहे हैं, फॉर्मेट शॉर्ट ई। ओके। अच्छा, फॉर्मेट शॉर्ट ई में जैसे ही हम 290 डिवाइडेड बाय 7 कैलकुलेट करते हैं, तो अब हमारा आंसर आ गया 4.1429 ई प्लस 0,
प्लस 01, इसका मतलब ये है कि दिस इज 4.1429 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 01। ओके, ये जो ई प्लस 0.1 लिखा जा रहा है इसका मतलब है 10 पावर 1। अच्छा, ये तो था फॉर्मेट शॉर्ट ई। जो पीछे हमने नंबर मैंने बात की थी कि फॉर्मेट शॉर्ट में नंबर का 0.001 और 1000 के दरमियान होना जरूरी है, फिर तो आपके पास आंसर जस्ट 4 डेसिमल प्लेसेस में आएगा। लेकिन अगर नंबर आपका 1000 से बड़ा होगा या 0.001 से छोटा होगा तो अल्टीमेटली वो फॉर्मेट शॉर्ट उसको डायरेक्ट फॉर्मेट शॉर्ट ई में ले जाएगा, यानी वो डेसिमल साइंटिफिक प्लेस जो है उसमें इसको शिफ्ट कर देगा। लेकिन अगर आपको अपना साइंटिफिक प्लेस में आंसर चाहिए और वो भी 15 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो फिर हम कमांड यूज करते हैं फॉर्मेट शॉर्ट ई। ओके, सॉरी, फॉर्मेट लॉन्ग ई। तो फॉर्मेट लॉन्ग ई जब मैं यूज करके 290/7 फाइंड करूंगा, तो फिर देखिए आंसर क्या आता है। अब देखें ये डेसिमल प्लेसेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 डेसिमल प्लेसेस हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 है। ओके, तो ये चार किस्म के फॉर्मेट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद अब इसमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं। मसलन जब आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो उसके ऊपर कुछ फंक्शंस दिए गए होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट का सिंबल दिया गया होता है, स्क्वायर फाइंड करने की कमांड होती है, साइन फंक्शन होता है, कॉस फंक्शन होता है। तो उसी तरह से इसमें भी बहुत सारे फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है। मसलन अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसके लिए कमांड यूज होती है SQRT ऑफ एनी नंबर। फॉर एग्जांपल हम 49 का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं, तो हम उसे लिखेंगे SQRT इंटू 49। ओके। अच्छा, अगर हम किसी नंबर का nth रूट फाइंड करना चाहते हैं, मसलन हम चाहते हैं 4 का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट तो यूं लिखेंगे ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये तो हमें दे देगा 2। लेकिन अगर हम नंबर 8 का क्यूब रूट फाइंड करना चाहते हो, मसलन किसी नंबर का जरूरी थोड़ी है कि हम हमेशा स्क्वायर रूट ही फाइंड करें। अच्छा, स्क्वायर रूट को भी यूं लिखा जा सकता था, nth रूट इंटू 4 इंटू 2। इसका मतलब ये है कि हम 4 का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। ओके, और ये जो आंसर देगा ये आपको एक पॉजिटिव नंबर देगा। ओके, यानी पॉजिटिव nth रूट देगा। हालांकि 4 के दो स्क्वायर रूट हैं, 2 भी और -2 भी, लेकिन ये हमें nth रूट, जो ये कमांड जो है ये हमें हमेशा उसका पॉजिटिव रूट देगा। अच्छा, अगर हम 8 के क्यूब रूट्स फाइंड करें तो हम यहाँ लिखेंगे nth रूट ऑफ 8, और इसका कौन सा रूट, क्यूब रूट फाइंड करने हैं। अच्छा, अब जब आप 8 के क्यूब रूट्स फाइंड करते हैं तो आपके पास तीन आंसर आते हैं। उनमें एक रियल होता है, दो इमेजिनरी होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं। आप इसके लिए सॉल्व कर लें x³ = 8, और उसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि तीन आंसर आए हैं। एक उनमें से 2 है, बाकी दो कम्प्लेक्स हैं। लेकिन जब हम इस पर ये कैलकुलेट करते हैं तो आपको सिर्फ 2 मिलता है। इसका मतलब ये है कि दैट इज द ओनली रियल क्यूब रूट ऑफ 8। ओके, तो ये तो था क्यूब रूट की कमांड। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फाइंड करना है, ई की कोई पावर फाइंड करनी है, तो कैलकुलेटर पर तो हम ये यूज कर लेते हैं e⁵ फॉर एग्जांपल e⁵ करना तो आप ये यूज करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। देखा, यहां वो कह रहा है कि अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल ई। तो यहाँ जो एक्सपोनेंशियल ई की पावर फाइंड करने का तरीका है उसके लिए ये कमांड है EXP(3). EXP(3) जब आप लिखेंगे तो ये इस तरफ इशारा है कि आप e⁵ कैलकुलेट करना चाहते हैं। और चूंकि हम ऊपर फॉर्मेट लॉन्ग सेट कर चुके थे, तो इस वजह से ये इसमें आंसर आ रहा है, फॉर्मेट लॉन्ग ई में आ रहा है। लेकिन अगर हम फॉर्मेट शॉर्ट कर लें, तो अब हमारे जो आंसर्स हैं वो फॉर्मेट शॉर्ट में आएंगे। यानी जब हम एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 20.0855। अच्छा, अब हम जो फंक्शंस देख रहे हैं, स्क्वायर रूट, nth रूट, एक्सपोनेंशियल, अगर आपको एब्सोलूट वैल्यू फाइंड करनी हो तो एब्सोलूट वैल्यू ऑफ, फॉर एग्जांपल आपको -2 की एब्सोलूट वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो +2 होती है। तो ये हमें आंसर मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। इस आंसर का
प्रीवियस आंसर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अगर आपको लॉग फाइंड करना हो, लॉग विद बेस ई, यानी नेचुरल लॉग फाइंड करना हो, इसको क्लियर कर देता हूं। तो अगर हमें चाहिए हो नेचुरल लॉग, फॉर नेचुरल लॉग वी यूज द कमांड एल ओ जी ऑफ एक्स। ओके, यानी जब सिंपल आपको एल ओ जी ऑफ एक्स लिखा नजर आए तो अंडरस्टूड है कि वो नेचुरल लॉग लिया जा रहा है, यानी ऐसा लॉग जिसकी बेस ई है। तो अगर आपको लॉग चाहिए 1000 का विद बेस ई, तो आपको आंसर मिलेगा 6.9078। और ये फॉर्मेट शॉर्ट ई में चल रहे हैं, फॉर्मेट शॉर्ट में चल रहे हैं, इसलिए ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक गया है। अगर हम फॉर्मेट शॉर्ट फॉर्मेट लॉन्ग में चल रहे होते तो फिर इसका आंसर इससे आगे भी जाता। ओके, लेकिन अगर आपको बेस की, फॉर एग्जांपल बेस चाहिए 10 या कोई और बेस चाहिए, तो हम उसके साथ यहाँ लॉग के साथ बेस लिख देंगे। फॉर एग्जांपल लॉग बेस 10 ऑफ 1000 अगर चाहिए, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा 3। और अगर आपको बेस 10 भी नहीं चाहिए, ई भी नहीं चाहिए, तो जो बेस चाहिए आप वो लिख लें। फॉर एग्जांपल हम बेस 5 के साथ डील करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम कर रहा है। ओके 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 ओके, यानी इसमें बिल्ट इन सिर्फ दो ही हैं, एक लॉग 10 है, बेस 10 है, और एक लॉग बेस ई है। अच्छा, अब अगर कोई भी और लॉग है जिसकी बेस कुछ और हो, तो फॉर एग्जांपल इसको यूं देखिए, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं लॉग विद बेस 5 ऑफ 1000। तो लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम इसे लिखेंगे लॉग 1000 यानी विद बेस ई डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5 विद बेस ई, यानी नेचुरल लॉग ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 5 लिख देने से हमें नेचुरल लॉग सॉरी लॉग ऑफ 1000 टू बेस 5 मिल सकता है। तो जिस भी बेस के लिए आपको चेंज करना हो तो दोबारा नेचुरल लॉग की तरफ आ जाना बेहतर है, या लॉग बेस 10 की तरफ आ जाना बेहतर है। इसलिए यहाँ बिल्ट इन सिर्फ एक नेचुरल लॉग है और एक लॉग विद बेस 10 है। आमतौर पर हम इसको कॉमन लॉग बोलते हैं, एक नेचुरल लॉग और एक कॉमन लॉग होता है। ओके, तो अब किसी भी बेस के लिए लॉग फाइंड करना प्रॉब्लम नहीं रहा। अच्छा, अब इसके बाद एक और फंक्शन है फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल आपको 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ 5 लिख देंगे। ओके, तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। तो जिस भी नंबर का आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है उसके लिए ये लिख लें। अगर हमें फैक्टोरियल चाहिए हो -5 का, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वजह, क्योंकि फैक्टोरियल हम एक पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइन करते हैं, सो दैट्स वाई इसमें आपके पास जो इनपुट है वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ, मसलन साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स और कॉट एक्स। तो वो सिंपल फंक्शंस हैं, आप बुक पर भी देख सकते हैं। मैं बुक इसीलिए आपके साथ शेयर करूंगा, पेज नंबर 15 है मेरे पास, जहां से मैं ये देख कर लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको साइन कैलकुलेट करना है पाई पर, तो अच्छा ये पाई की ये वैल्यू, यानी पाई को हम यूं लिखेंगे PI पाई। तो साइन पाई, साइन पाई कितना होता है, साइन पाई तो 0 नहीं होता। हाँ, एक मिनट जी। फॉर एग्जाम्पल हम फाइंड करते हैं साइन ऑफ पाई/6, मेरे पास जो यहाँ पर कमांड है, तो उससे हमें आंसर मिला 0.500। एक मिनट, और साइन ऑफ पाई/1 अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 1.22 क्यों आ रहा है। ओके, ये है। ओके 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 ओके, ये कितना है, अगर इसको देखा जाए तो ये है 1.2246 मल्टीप्लाई विद 10 raised to the power -16। तो ये अप्रोक्सीमेटली जीरो है, एग्जैक्टली जीरो ये इसलिए नहीं दे रहा कि ये पाई पर एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करता, ये रेडियन में कैलकुलेट करके उसकी कैलकुलेशन कर रहा है। तो वैसे ये जीरो आना भी चाहिए, मैं इसे दोबारा चेक भी कर लूंगा। वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो नंबर है ये अप्रोक्सीमेटली जीरो ही है, क्योंकि ये है 1.2246 मल्टीप्लाई विद 10 raised to the power -16। ओके, और अगर आपके पास जो एंगल है वो आप डिग्री में पुट करना चाहते हैं,
फॉर एग्जांपल 180 पर आप उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डिग्री के लिए यहाँ पर डी लगाएंगे। सो साइन डी ऑफ 180 दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके। तो पाई पर ये क्यों नहीं है? साइन ऑफ 1 into पाई, अगेन दिस वन। ओके, आई विल चेक इट। अच्छा, अब इसके अलावा ये तो था साइन फंक्शन। कॉज, कोसीकेंट, सीकेंट, कॉट और टेन, ये तमाम भी इसी तरह से डील किए जा सकते हैं। अब अगर आपको चाहिए उनके इनवर्स फंक्शन, फॉर एग्जांपल इनवर्स साइन चाहिए, तो उसके लिए कमांड यूज होगी ए साइन ऑफ। फॉर एग्जांपल 60 है तो उसका आंसर ये आ जाएगा। इनवर्स है तो ए साइन ऑफ 1, तो उसका ये आंसर आ गया, यानी ये जो आंसर है ये रेडियन में आया है। ओके। अच्छा, अब अगर आपको जो भी इंटीजर्स हैं उनको राउंड ऑफ करना हो, यानी राउंडिंग फंक्शंस जो हैं, अगर हम ये एक कमांड यूज करें, राउंड ऑफ 17/5, तो इसका मतलब है ये है 3, यानी ये एक नियरेस्ट इंटीजर की तरफ इसको राउंड कर देगा। 17/5 कितना होता है एक्चुअली? तो ये अगर हम इसे डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 3.4। तो 3.4 के करीब उससे पहले वाला एक इंटीजर 3 है, और उसके बाद एक नंबर है 4, तो लेकिन जो ज्यादा करीब इंटीजर है वो 3 है, सो दैट्स वाई इसका आंसर क्या आया, 3। अगर मैं इसी को राउंड कर रहा होता, राउंड ऑफ 19/5, तो उसका आंसर क्या आता, वो 4 आता। सो 19/5, 5 3 जार 15, तो इसका आंसर है 3.8 एक्चुअली। तो 3.8 जो है वो 4 के ज्यादा करीब है, इसलिए इसका आंसर 4 आ गया। तो ये राउंड ऑफ एक्स मीन दिस इज अ फंक्शन विच राउंड द नंबर एक्स टू द नियरेस्ट इंटीजर। ओके, और अगर हम इसे राउंड करें टूवर्ड्स 0, तो हम उसके लिए कमांड यूज करेंगे फिक्स ऑफ एक्स। सो फिक्स ऑफ अगर मैं करूं 19/5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3। अब नियरेस्ट टू 0 यानी राउंड टूवर्ड 0 जा रहे हैं, यानी जो भी इसका आंसर आया है उसके, अगर तो ये पॉजिटिव नंबर का आप फिक्स फाइंड कर रहे हैं तो उससे लेफ्ट साइड वाले इंटीजर की तरफ जाएंगे, और अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का फिक्स फाइंड कर रहे हैं तो उसके राइट साइड वाले इंटीजर की तरफ हम जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम फिक्स कर रहे हैं फिक्स ऑफ -19 डिवाइडेड बाय 5, तो उसका आंसर क्या आएगा, दैट विल बी -3। ओके, यानी -19/3, एक्चुअली तो इसका आंसर होना चाहिए -3.8। तो उसके राइट साइड, चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए राइट साइड की तरफ वाले इंटीजर आंसर देगा, और अगर पहले ही वो पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड वाला इंटीजर आंसर आएगा। अच्छा, ये तो था फिक्स। अब इसके बाद एक और कमांड है सीलिंग, SEIL। सीलिंग फंक्शन जो हम आमतौर पर डिस्कस करते हैं, वो क्या करता है, वो किसी भी नंबर का सीलिंग उसके राइट साइड वाला आंसर दे देता है। फॉर एग्जांपल अगर तो वो इंटीजर है तो खुद आएगा, फॉर एग्जांपल सीलिंग ऑफ 4 विल बी 4। अगर हम सीलिंग ऑफ फाइंड करें 4.1, तो हमें 4.1 से राइट साइड वाला नंबर मिलने वाला है। व्हाट इट मीन, ओके ओके, हाँ ऊपर प्रॉब्लम था ना, हमने पूरी कमांड नहीं लिखी थी। तो सील ऑफ 4.1 विल बी राइट साइड इंटीजर विच इज 5। अगर हम सील ऑफ फाइंड करें -4.1, तो अब भी राइट साइड वाला इंटीजर आएगा जो कि -4 है। अच्छा, फिर इसके पैरेलल दूसरा फंक्शन है फ्लोर ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर और लोएस्ट इंटीजर, ये तो था लोएस्ट इंटीजर वाला फंक्शन। ये जो अब हम फ्लोर फाइंड कर रहे हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। तो फ्लोर ऑफ अगर हम 4.1 फाइंड करें, तो फ्लोर यानी नीचे जमीन, तो उससे लेफ्ट साइड वाला यानी उससे छोटा इंटीजर हमें आंसर मिलेगा जो कि 4 है। और अगर मैं इसी फ्लोर ऑफ -4.1 फाइंड करूं, तो अब भी हमें लेफ्ट साइड वाला इंटीजर मिलेगा जो कि -5। इसके बाद है रिमाइंडर। अगर फाइंड करना हो एक नंबर को, अगर हम दूसरे नंबर पर डिवाइड करें और वो फुली डिवाइड ना हो, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर होगा, कुछ ना कुछ क्वोशंट आएगा। ओके, तो रिमाइंडर अगर हमें फाइंड करना हो, फॉर एग्जांपल हम 13 को 5 पर डिवाइड करते हैं और फाइंड करना चाहते हैं कि व्हाट इज रिमाइंडर, सो 13 कॉमा 5 हम यहाँ पर लिखेंगे।
इसका मतलब 13 को 5 पर डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है। सो अगर हम 13 को 5 पर डिवाइड कर दें तो 10 तोड़ जाएंगे, बाकी रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो ये इस तरह से बड़े नंबर्स के लिए बड़ा ये यूजफुल हो सकता है। ओके, फिर एक और कमांड है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम सिग्नम हमें ये बताता है कि आपके पास अगर पॉजिटिव नंबर का आप सिग्नम ले रहे हैं तो उसका आंसर 1 आएगा। अगर आप एक नेगेटिव नंबर का सिग्नम ले रहे हैं तो उसका आंसर -1 आएगा। और अगर आप जीरो का सिग्नम ले रहे हैं तो उसका आंसर 0 होगा। सो अगर हम सिग्नम फाइंड करें -5 का, तो आंसर विल बी -1, जो कि एक नेगेटिव नंबर का हम फाइंड कर रहे हैं। और अगर हम सिग्नम फाइंड करें 5 का, तो आंसर होगा +1। और अगर हम सिग्नम फाइंड करें 0 का, देन आंसर विल बी 0। अच्छा, यहां से हम पिछली कमांड की तरफ तो जा सकते हैं इस तरह से, यानी ये ऊपर वाला ये जो एरो है ना, ऊपर की तरफ जो इशारा करता है, उसकी मदद से हम किसी भी ऊपर वाली कमांड में जा सकते हैं। लेकिन एट द एंड यहाँ पर हम पिछली किसी भी कमांड में एडिट करने के लिए जरूरी है कि यहाँ ऊपर जाकर फिर उसी को लिखें और उसमें एडिट कर लें। लेकिन इससे ज्यादा यूजफुल होता है स्क्रिप्ट फाइल को यूज करना। ओके। अच्छा, अब है असाइनमेंट ऑपरेटर। हम कोई भी वेरिएबल अपनी मर्जी से डिफाइन करवा लेते हैं। कैसे? मसलन अगर हम ये डिफाइन करवा लें कि x = 15। ओके, तो x का आंसर क्या आ गया, 15। अब हम ये चाहते हैं कि x को इक्वल लिखें 3 × एंड -12। तो इसका मतलब क्या है, अब हम एक नया आंसर फाइंड करने जा रहे हैं जो कि 3 और प्रीवियस x का प्रोडक्ट है, और उसमें से हम 12 को माइनस कर रहे हैं। तो अब हमें नए x की वैल्यू क्या मिल गई, 33। जैसे पहले हम आंसर फाइंड करते रहे, तो ये उसी तरह से अब हमें x की वैल्यू मिल गई है 33। अब जब भी हम आगे चल के x को यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू 33 यूज होगी, ना कि 15। तो ये हमने उसको असाइन कर दिया है। कोई भी आप वैल्यू किसी भी नंबर को असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि a = 2, b = 3, एंड वी फाइंड c = 2 टाइम a प्लस b। ओके। अब अच्छा, इसमें एक चीज और याद रहे, हम जस्ट 2a नहीं लिखेंगे। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा स्टार उसमें लगाएंगे। जैसे हम आमतौर पर लिखते हुए तो 2x लिख देते हैं ना, तो इसका मतलब होता है 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन यहां पर जब भी आपने मल्टीप्लाई करना होगा तो उसके दरमियान स्टार लगाना जरूरी होगा। ओके। तो ये जो ऊपर हमने ए बी डिफाइन करवाए हैं, हम इसे एक और तरीके से भी डिफाइन करवा सकते थे कि a = फॉर एग्जाम्पल 3, और उसके बाद हम एक कॉमा लगा लेते। ओके। b = 4, फिर एक कॉमा लगा लेते और c = 6। अब यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दें। सेमी कॉलन जब हम लगा के आगे चलेंगे तो वो आपको उसका रन करके देगा बी और सी, यानी वो जो लेटेस्ट वाले हैं दोनों। वैसे ए भी लिखना चाहिए, हाँ ए लिखा हुआ है ना, a b a 3 b 4। और हाँ ठीक है, ये जो सेमी कॉलन जिससे पहले, जिसके बाद सेमी कॉलन लगाया गया होगा, उसको वो रन नहीं करेगा। ऐसा करें, इसको हम सारों को कैंसिल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल a = 3, और उसके बाद मैं सेमी कॉलन लगा देता हूं, तो आप देखें इसने इसको रन नहीं किया। सेमी कॉलन का फायदा यही है कि वो वाली जो प्रीवियस जिस कमांड के बाद सेमी कॉलन लगा है वो रन नहीं होगी। यहाँ पर मैं बी डिफाइन कर लेता हूँ, दैट इज 5। इसको भी रन नहीं करते। सी डिफाइन कर लेता हूँ 6, उसके बाद भी सेमी कॉलन लगा देता हूँ तो वो रन नहीं हुए। इसका मतलब हमने पहले ए बी सी डिफाइन करवा लिए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि डी इक्वल हो 2 टाइम ए प्लस बी -c। तो इससे हमें आंसर मिल जाएगा कि डी की वैल्यू 5 है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करवा देते हैं कुछ वेरिएबल्स को। अच्छा, वेरिएबल के कुछ रूल्स हैं। अगर आप बुक पर देखें तो उनको एक नज़र देख लेना चाहिए कि कोई भी वेरिएबल हमेशा एक लेटर से यू स्टार्ट होगा। ओके। उसके करेक्टर्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा 63 हो सकते हैं। उसमें लेटर हो सकते हैं, उसमें अंडरस्कोर करेक्टर्स हो सकते हैं, उसमें डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें पंक्चुएशन मार्क्स नहीं हो सकते, डॉट नहीं हो सकता, कॉमा नहीं हो सकता, सेमी कॉलन नहीं हो सकता, इस तरह के सिंबल्स। ओके। और अगर आप इस तरह के दो डिफाइन करवाते हैं, फॉर एग्जांपल एक ए ए, फिर आप एक लिखते हैं स्मॉल ए ए,
फिर आप लिखते हैं ए स्मॉल ए, और फिर आप एक और डिफाइन करवाते हैं स्मॉल ए कैपिटल ए, तो ये चारों डिफरेंट वेरिएबल्स के तौर पर ट्रीट होंगे। कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड हैं, जैसे पाई है, पी आई पाई। तो पाई क्या है, हाँ ये वजह सामने आ गई, साइन की वैल्यू क्यों नहीं जीरो आ रही थी पाई पर, क्योंकि वो पाई को 3.1416 के तौर पर ट्रीट किया जा रहा था। ओके, तो वो एग्जैक्टली वो पाई रेडियन नहीं है जैसा कि हम वहां पर करते हैं आमतौर पर कैलकुलेशंस में। तो यहाँ इसमें थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी। अच्छा, पाई की वैल्यू अब इसने ये ऑलरेडी डिफाइन करवा रखी है। ओके, इसी तरह ये जो वर्ड है इन्फीमम, INF, ये इन्फिनिटी के लिए यूज होगा। ओके, अगर आप -1 का स्क्वायर रूट चाहते हैं तो उसके लिए एक पहले से ही वेरिएबल डिफाइन करवाया गया जो कि आयोटा है, आई। ये देखें, 0+1 आयोटा। इसी तरह जे को भी आयोटा के तौर पर ही यूज किया जाता है, 0+1 आयोटा। और सम टाइम आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा NA, कैपिटल एन, यानी इसका मतलब है नॉट आ नंबर। तो जब भी आप कोई ऐसी कैलकुलेशन करें जिसका आंसर कोई नंबर नहीं आने वाला, तो वो NaN की कमांड दे देगा। मसलन यहाँ पर अगर हम लिखें 0/0, तो दैट इज नॉट अ नंबर, तो उसने डायरेक्ट लिख दिया कि आंसर इज नॉट अ नंबर। कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड हैं, जैसे ब्रेक, केस, कैच, क्लास डिफ, कंटिन्यू, एल्स, एल्स इफ एंड सो ऑन। तो ये जो 20 खास किस्म के वेरिएबल्स हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, इनको हम खुद से डिफाइन नहीं कर सकते, इनके अलावा कुछ और आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप अपनी तमाम कैलकुलेशंस में ये चेक करना चाहें कि कौन कौन से वेरिएबल्स यूज हो चुके हैं अब तक, तो आप ये कमांड यूज करते हैं, WHO स्मॉल, सॉरी। तो इसका मतलब अभी तक हमने कौन कौन से यूज किए हैं, कैपिटल ए, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी और एक्स। अगर उनके बारे में फर्दर हिस्ट्री जानना चाहते हैं, उसके कितना उसका साइज था, तो उसके लिए कमांड यूज की जाती है WHOS, उस, तो उन तमाम वेरिएबल्स के बारे में भी फर्दर डिस्कशन आ जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं स्क्रिप्ट फाइल बनाते कैसे हैं। तो यहाँ से आप आ जाएंगे न्यू में, न्यू में आप आएंगे स्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट में एक अनटाइटल्ड नजर आ रहा है, ये वो पहले वाला काम है जो कि मैं कर रहा था। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल A is 3। ओके, यहाँ रन नहीं होगा, यहाँ जस्ट लिखा जाएगा। रन उसने यहाँ कमांड विंडो में होना है। B = 4, और यहाँ हम C डिफाइन करते हैं, C दैट इज इक्वल टू A+B। और अब मैं इसको रन करना चाहता हूं, तो यहां से रन पे जब जाएंगे तो पहले इसको ये सेव करवाएगा कहीं ना कहीं। ओके, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पर, अपने पास कहीं पर भी। चले, मैं यहीं पर ही रहने देता हूँ। ओके, तो अब जब मैं इसे ऐड टू पाथ करूंगा तो हमें यहाँ पर आंसर आ जाएंगे। देखें, ऊपर A, B और C है ना, तो यहाँ आंसर आया है A, B और C। ये अच्छा, यहाँ पर इसका पहले तो अनटाइटल्ड 5 लिखा है, जिस नाम से मैंने इसे सेव कर रखा है स्क्रिप्ट फाइल को, वो अनटाइटल्ड 5 है। M फाइल भी इसको बोलते हैं, .m इसकी एक्सटेंशन है। तो यहाँ A, B और C के आंसर आ रहे हैं। A is 3, B is 4 एंड C is 7, A+B। अगर मैं यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेमी कॉलन भी लगा दूं, तो फिर देखिए हमें अनटाइटल्ड का आंसर सिर्फ C मिलेगा। C is 5। तो मैं जैसा कह रहा था, सेमी कॉलन से पहले वाली जो भी कमांड होगी वो उसको एज अ रिजल्ट शो नहीं करेगा। ओके, जी। तो यहाँ पे आज हम इसे खत्म कर रहे हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ, उनको आपने एक बार प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ताकि एज अ कैलकुलेटर आप इसका यूज जान सकें। और ये इसको सीरियस लेकर चलें, इसलिए भी कि ये वैसे भी मैथमेटिक्स में यूजफुल है आपके लिए, तो इसका थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए। और बाकी ये आपके पास एफपीएससी में भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एफपीएससी में अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ इसकी कमांड्स ही पूछी जाएंगी, इससे ज्यादा इससे रिलेटेड डिस्कशन नहीं की जाएगी। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम बात करेंगे मैट्रिसेस और वेक्टर्स को कैसे डील किया जाता है। किसी डेटा को, अगर कोई डेटा दिया गया हो, तो उसको मैटलैब पर हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं।